गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। बच्चों, सरफेस केमिस्ट्री का अब हम लोग शुरू करते हैं लेक्चर नंबर 3। कल हमने इसमें डिस्कस किया था कैटलिस्ट, और कैटलिस्ट में हमने आपको बताया था पॉजिटिव कैटलिस्ट, फिर नेगेटिव कैटलिस्ट, ऑटो कैटलिस्ट और इंड्यूस्ड कैटलिस्ट। इसके बाद डिस्कस किया था हमने होमोजीनियस और हाइड्रोजीनियस कैटलिस्ट। यहां तक हम डिस्कस कर चुके थे। कल एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था व्हाट्सएप ग्रुप में, कुछ फैक्टर्स थे जो एडजॉर्प्शन, पीछे वाले टॉपिक की हम बात कर रहे हैं, पे अपना इफेक्ट डालते हैं। तो उसमें पहला है, मैं एक्सप्लेन कर देता हूं, नेचर ऑफ एडजॉर्बेट। एडजॉर्बेट का मतलब जो आ रहा है, जो आ रहा है। यानी अगर हम गैस और सॉलिड का जो हमने पढ़ा था, तो गैस होती है एडजॉर्बेट और सॉलिड होता है एडजॉर्बेंट। जो बुलाता है वो एडजॉर्बेंट और जो आता है वो एडजॉर्बेट। गैस आ रही है, गैस का एक होता है बच्चों क्रिटिकल टेम्परेचर। क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है? किसी भी गैस को ठंडा करते जाओगे तो एक टेम्परेचर वो आएगा कि जिसपे वो गैस लिक्विडिफाई हो जाएगी, और प्रेशर भी बढ़ाना पड़ेगा। उस प्रेशर को बोलते हैं क्रिटिकल प्रेशर, जिसपे कोई गैस लिक्विडिफाई होती है, और उस टेम्परेचर को बोलते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर। वो गैस जल्दी एडजॉर्ब होगी जिस गैस का क्रिटिकल प्रेशर ज्यादा है। मैं समझा रहा हूं आपको। दो गैस है, एक है गैस ए और दूसरी है गैस बी। इसका टेम्परेचर 25 था, इसका भी 25। हम कम करते आए, हमने 0 करा, इसका भी 0 करा, इसका कम करा -10, इसका भी -10। -10 पे ये लिक्विडिफाई हो गई, यानी इसका क्रिटिकल टेम्परेचर होगा -10, और ठंडा करा इसको -15, -20, ये -25 डिग्री पर लिक्विडिफाई हुई। यानी इसका क्रिटिकल टेम्परेचर -25 डिग्री सेल्सियस है और इसका -10 डिग्री सेल्सियस है। गैस ए जल्दी सेटल हो रही है, लिक्विड में आने का मतलब उड़ना उसने बंद कर दिया। इसका मतलब ये हुआ गैस ए जल्दी एडजॉर्ब होगी। इसका क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा है -10 और इसका कम है -25। नेगेटिव में उल्टा होता है, जो कम होती है न्यूमेरिकल वैल्यू वो ज्यादा बोली जाती है। तो जिस गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा होगा वो गैस जल्दी एडजॉर्ब होगी, या आप कह सकते हो ज्यादा एडजॉर्ब होगी। एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन ज्यादा होगी अगर क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा है। कई गैसें हैं, तो जिस गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर सबसे ज्यादा होगा वो गैस सबसे पहले एडजॉर्ब होगी। ये हो गया नेचर ऑफ एडजॉर्बेट। अब आता है नेचर ऑफ एडजॉर्बेंट, जो बुला रहा है। होता क्या है, जब भी कोई एडजॉर्बेंट आता है तो उसकी सरफेस पे आके उससे एक बॉन्ड बना लेता है, चाहे वो फिजिकल हो या केमिकल। तो नेचर ऑफ एडजॉर्बेंट, एडजॉर्बेंट पे नंबर ऑफ फ्री वैलेंसी ज्यादा होनी चाहिए। नंबर ऑफ फ्री वैलेंसी जब ज्यादा होंगी तो वो गैस को ज्यादा अपनी सरफेस पे अट्रैक्ट करेगा, ज्यादा एडजॉर्ब करेगा। या आप कह सकते हो कि एडजॉर्बेंट का सरफेस एरिया जितना ज्यादा होगा एडजॉर्प्शन उतना ज्यादा होगा, क्योंकि एडजॉर्प्शन होता है सरफेस पे, यानी एडजॉर्प्शन इज अ सरफेस फिनोमेना, हेंस एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन इंक्रीजेज विद द इंक्रीज इन सरफेस एरिया ऑफ एडजॉर्बेंट। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं। ये कोई निकल का सॉलिड है। यही रीजन है बच्चों की कैटलिस्ट लिक्विड पाउडर फॉर्म में ज्यादा इफेक्टिव होते हैं, क्योंकि पाउडर का सरफेस एरिया ज्यादा होता है। ये है फ्री वैलेंसी, जो डॉटेड है ये फ्री वैलेंसी है, और ये अंदर वाली सेटिस्फाई हो चुकी है। कोई भी चीज आएगी तो सरफेस पे एब्जॉर्ब होगी, सरफेस पे एब्जॉर्ब। इसमें नंबर ऑफ फ्री वैलेंसी आप देखोगे 3 and 3 6 and 3 9 and 3 12। कितनी वैलेंसी है? 12। ठीक, आप रफली समझ सकते हो कि 12 मॉलिक्यूल आके एडजॉर्ब होंगे। अब हमने इस निकल के सॉलिड के टुकड़े कर दिए 9। अब एक टुकड़े की नंबर ऑफ फ्री वैलेंसी होंगी 4, और ऐसे पार्ट हमारे बने इसमें 9। तो टोटल नंबर ऑफ फ्री वैलेंसी कितनी हो गई?
36, पहले कितनी थी 12, यानी इसकी एब्जॉर्प्शन पावर 3 टाइम्स, इफेक्टिवनेस 3 टाइम्स बढ़ गई। तो हमेशा एडजॉर्बेंट का सरफेस एरिया ज्यादा होना चाहिए, या आप कह सकते हो एडजॉर्बेंट की नंबर ऑफ फ्री वैलेंसीज ज्यादा होनी चाहिए, और सरफेस एरिया तभी ज्यादा होगा जब आप उसको फाइनली डिवाइडेड करोगे, सब डिवीजन की फॉर्म में ज्यादा इफेक्टिव होगा। जैसे मान लो ये बुक है बच्चों, इस बुक को आप जलाओगे तो धीरे धीरे जलेगी, तो इसके हर पेपर को अलग कर दोगे, जब पेपर को अलग कर दोगे तो इसका सरफेस एरिया बढ़ जाएगा। अब इसको आग में जब जलाओगे तो ये तेजी से जलेगी। लकड़ी का एक सॉलिड जलाओ और उसके छोटे छोटे पीस करके जलाओ, जब आप छोटे छोटे पीस कर दोगे तो वो लकड़ी जल्दी जलेगी, यानी उसकी जलने की रेट बढ़ जाएगी। तो कैटलिस्ट कहें या एडजॉर्बेंट कहें, फाइनली डिवाइडेड फॉर्म में ज्यादा इफेक्टिव होता है। ये हो गया नेचर ऑफ एडजॉर्बेंट। अब आती है बात सरफेस एरिया की। सरफेस एरिया की अगर हम बात करें, मान लो ये निकेल है, सॉरी हम बात कर रहे हैं टेम्परेचर की। गैस आके एब्जॉर्ब हुई, ये फिजिकल एब्जॉर्प्शन हो रहा है, वंडर वाल्स फोर्स लग रहा है, दूसरा मॉलिक्यूल आ गया। जब इन दोनों के बीच में बॉन्ड बना बच्चों तो फिनोमिना हुआ एक्सोथर्मिक, और एक्सोथर्मिक फिनोमिना है तो टेम्परेचर कम करने पर वो रिएक्शन फॉरवर्ड होगी। अब आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो जो मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब हो गए थे वो भी डिसॉल्व हो जाएंगे, यानी टेम्परेचर बढ़ाने पर एब्जॉर्प्शन की वैल्यू कम होती है, टेम्परेचर बढ़ाने पर एब्जॉर्प्शन कम होगा। बस केमिकल एब्जॉर्प्शन में क्या है कि केमिकल एब्जॉर्प्शन फर्स्ट इंक्रीजेस। क्यों? ये मॉलिक्यूल है तो पहले तो आप इस बॉन्ड को तोड़ोगे, इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए आपको एनर्जी देनी पड़ेगी। जब ये एटॉमिक फॉर्म में आ जाएगा फिर ये यहाँ पे आके केमिकल बॉन्ड बनाएगा, यानी शुरुआत में आपको एनर्जी देने की जरूरत पड़ती है, दैट इज नोन एज एक्टिवेशन एनर्जी। तो ये जो केमिकल एब्जॉर्प्शन है, दिस फर्स्ट इंक्रीजेस देन डिक्रीजेस। इन जनरल आप कह सकते हो कि ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर एब्जॉर्प्शन डिक्रीजेस बिकॉज इट इज एन एक्सोथर्मिक फिनोमिना। ये हो गया इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। अब बात आती है इफेक्ट ऑफ प्रेशर की। प्रेशर बढ़ाने पर एब्जॉर्प्शन बढ़ता है, जितना प्रेशर बढ़ाओगे उतने मॉलिक्यूल आके ज्यादा यहाँ पे एब्जॉर्ब होना शुरू हो जाएंगे। वो दूसरी बात है कि प्रेशर बढ़ाने पर स्टार्टिंग में एब्जॉर्प्शन बहुत बढ़ता है और एक मैक्सिमम पॉइंट पे जाके बाद में वो क्या होने लगता है, इंडिपेंडेंट। फिजिकल एब्जॉर्प्शन मल्टी लेयर्ड होता है तो वो बहुत हद तक बढ़ जाएगा, लेकिन केमिकल एब्जॉर्प्शन तभी तक बढ़ेगा जब तक कि उसके ऊपर एक लेयर डिपॉजिट ना हो। जब एक लेयर डिपॉजिट हो गई तो केमिकल एब्जॉर्प्शन प्रेशर से इंडिपेंडेंट हो जाएगा, जबकि फिजिकल अभी और बढ़ता जाएगा, ढेर सारी लेयर्स तक बढ़ेगा, फाइनली वो भी जाके इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर हो जाएगा। तो ये 4 फैक्टर्स थे विच अफेक्ट एब्जॉर्प्शन। अब हम आ जाते हैं अपने कैटलिस्ट वाले टॉपिक। कोई प्रॉब्लम हुआ करे बच्चों आप मुझे व्हाट्सएप में डाल दिया करो ग्रुप में, मैं नेक्स्ट वीडियो में वो आपके प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया करेंगे। थ्योरेटिकल टॉपिक है बच्चों, ये एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो इसका क्वेश्चन है कंपटीशन में आपको बस पढ़ा और टिक मारा, मतलब टाइम वेस्ट करने की जरूरत इसमें नहीं पड़ेगी। कि न्यूमेरिकल नहीं है कि आपने सॉल्व करा और फाइनली आंसर सही आया या गलत आया। आता है तो टिक मार दोगे, नहीं आता है तो कोई बात ही नहीं है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कंपटीशन अगर फाइट करना है तो आपको इन चैप्टर पे कमांड बनाना ही बनाना पड़ेगा एट एनी हाउ, और बहुत आसान है। जैसे जैसे मैं वीडियो आपको सेंड करूंगा आप तुरंत वीडियो देखो, 1 बार या 2 बार हमेशा वीडियो बच्चों ईयरफोन लगा के देखा करो, सीरियसली देखा करो। एक वीडियो एक ही बार में देखा करो, आप टुकड़ों में आपने 2 मिनट देखी और छोड़ दी और बस ये सोच के बैठ रहे तो कल देख लेंगे परसों। नोट्स भी जब मैं भेज रहा हूँ तुरंत लिखो, नोट्स में कोई सेंटेंस गलत है या कुछ भी है तो आप मुझसे पूछ लो कि सर इसमें ये है क्या सही है या गलत है, या बुक से कंसर्न कर लो। एक्टिव रहना सीखो बच्चों बहुत ज्यादा। हमारी मजबूरी है ऑनलाइन पढ़ना, हो सकता है लॉकडाउन आगे और बढ़े तो जुलाई अगस्त में हमको और भी आगे करना पड़ सकता है, यही वाला कॉन्सेप्ट। और टेस्ट में इसलिए नहीं ले रहा हूँ बच्चों आपके, क्योंकि टेस्ट लेना बेवकूफ़ी है। अगर मैं आपको टेस्ट पेपर सेंड करूंगा तो बहुत से लोग तो बुक से देख के सॉल्व कर देंगे, तो उसका कोई सेंस नहीं है। असाइनमेंट मैं आपको भेज ही रहा हूँ,
आप अभी कॉपी कर बनाते रहो, जब कोचिंग खुल जाएगी तो टेस्ट एक साथ जल्दी जल्दी हो जाएंगे। हर हफ्ते में 1 या 2 टेस्ट ले लिया करेंगे चैप्टर वाइज। हमारा कैटलिस्ट में अब स्टार्ट होता है प्रमोटर। नेक्स्ट हेडिंग है प्रमोटर। प्रमोटर्स वो होते हैं बच्चों जो कैटलिस्ट क्या होता है, रिएक्टेंट की एक्टिविटी बढ़ाता है, पॉजिटिव कैटलिस्ट। नेगेटिव कैटलिस्ट रिएक्शन की रेट को कम करता है, मगर प्रमोटर वो होते हैं जो किसी कैटलिस्ट की एक्टिविटी बढ़ाते हैं। यानी प्रमोटर का जो भी इफेक्ट होगा वो रिएक्टेंट पे नहीं होगा, प्रमोटर का इफेक्ट होगा कैटलिस्ट पे। जैसे आप लोगों की क्लास लगी हुई है, आप लोग हो गए रिएक्टेंट, क्लास में कोई टीचर नहीं था, आप लोग खूब बातें कर रहे थे, कोई फोन पे लगा हुआ था, कोई कुछ कर रहा था। जैसे ही टीचर क्लास में आया आपने पढ़ना शुरू कर दिया, भले टीचर खाली आके बैठ गया, यानी टीचर के आने से आपके पढ़ने की रेट बढ़ गई। यानी टीचर ने क्या करा, आपके लिए काम करा पॉजिटिव कैटलिस्ट का। मान लो टीचर को फीवर हो गया तो टीचर एक्टिव होना कम हो गया, टीचर डीएक्टिवेट होने लगा। अब टीचर ने एक पैरासीटामोल की टेबलेट खा ली, उसका फीवर सही हो गया और उसने फिर से 1 घंटे के बाद पढ़ाना स्टार्ट कर दिया। तो जो पैरासीटामोल की टेबलेट है उसने अपना इफेक्ट डाला टीचर पे, यानी उसने टीचर की एक्टिविटी बढ़ाई। तो पैरासीटामोल इज अ प्रमोटर फॉर टीचर। तो द कंपाउंड्स व्हिच कैन इंक्रीज द एक्टिविटी ऑफ अ कैटलिस्ट आर कॉल्ड प्रमोटर। एग्जाम्पल देखो, ये है हाइड्रोजन गैस, ये है नाइट्रोजन गैस। आयरन का जो पाउडर होता है ये सॉलिड, ये कैटलिस्ट है। यहाँ पर एक मेटल होती है MO, मोलिब्डेनम, ये प्रमोटर की तरह बिहेव कर रही है, यानी ये आयरन ये है पॉजिटिव कैटलिस्ट, पॉजिटिव कैटलिस्ट। यानी इस रिएक्शन में जो मोलिब्डेनम मेटल है वो आयरन की एक्टिविटी बढ़ा रही है। तो दिस इज प्रमोटर एंड दिस इज कैटलिस्ट, और ये कैटलिस्ट इस रिएक्शन की रेट को बढ़ा रहा है, इसलिए पॉजिटिव कैटलिस्ट। यहीं पर आप सोचो, प्रोडक्ट से कोई मतलब नहीं है, ये गैस है, ये गैस है और ये सॉलिड है। तो दिस टाइप ऑफ कैटलिस्ट इज नोन एज हेटेरोजेनियस कैटलिस्ट, क्योंकि रिएक्टेंट और कैटलिस्ट की फिजिकल स्टेट डिफरेंट है, फिजिकल स्टेट डिफरेंट है, इसलिए हम इसको बोलेंगे हेटेरोजेनियस कैटलिस्ट। पॉइजन वो होते हैं जो कैटलिस्ट की एक्टिविटी को कम कर देते हैं, प्रमोटर बढ़ा देते हैं, पॉइजन कम कर देते हैं। एक रिएक्शन है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम पढ़ेंगे पैलेडियम मेटल यहां पर कैटलिस्ट की तरह काम कर रही है। ये एक नेम रिएक्शन है, इस नेम रिएक्शन का नाम है रोजनमुंड्स रिएक्शन। ये कैटलिस्ट है, ये बना एल्डिहाइड, रिडक्शन हो गया, रिएक्शन विद हाइड्रोजन, एल्डिहाइड फर्दर रिड्यूस होके बनाता है अल्कोहल। हम चाह रहे थे कि रिएक्शन इन 2 स्टेप्स में ना होके एक ही स्टेप में हो। हमने क्या करा, यहाँ पर एक कंपाउंड यूज करा सल्फर। सल्फर एक्ट्स एज अ पॉइजन फॉर पैलेडियम कैटलिस्ट। अब रिएक्शन 2 स्टेप में ना होके एक ही स्टेप में होगी। तो यहाँ पे सल्फर एक्ट कर रहा है पॉइजन की तरह, या यहाँ पर हो सकता है पॉइजन। एक कंपाउंड होता है क्यूनोलीन, यानी इन दिस रिएक्शन सल्फर और क्यूनोलीन एक्ट्स एज अ पॉइजन फॉर पैलेडियम कैटलिस्ट। तो हमने पॉइजन भी पढ़ लिया, प्रमोटर भी पढ़ लिया। अब बात आती है प्रॉपर्टीज ऑफ कैटलिस्ट। प्रॉपर्टीज ऑफ कैटलिस्ट, पहली बात तो ये है कि कैटलिस्ट कैन चेंज द रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन and their chemical composition remains same after the reaction। पहली बात तो ये है। दूसरी बात में आता हूं, कैटलिस्ट किसी भी रिएक्शन को इनिशिएट यानी स्टार्ट नहीं करता है। ऐसा नहीं है कि रिएक्शन नहीं हो रही है, आपने कैटलिस्ट डाला तो रिएक्शन स्टार्ट हो गई, ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है।
जो रिएक्शन ऑलरेडी हो रही होती हैं, कैटलिस्ट उनकी रेट या बढ़ा देता है या कम कर देता है, यानी किसी भी रिएक्शन को स्टार्ट नहीं कर सकता कोई भी कैटलिस्ट। तीसरी, हर कैटलिस्ट के लिए एक पर्टिकुलर टेम्परेचर होता है, उस टेम्परेचर पर कैटलिस्ट सबसे अच्छा वर्क करता है। कुछ रिएक्शन में आपने देखा होगा टेम्परेचर 400 होगा, कुछ में 500 होगा, किसी में 443 होगा। तो हर कैटलिस्ट के लिए एक पर्टिकुलर टेम्परेचर होता है, उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पर उस कैटलिस्ट की एक्टिविटी मैक्सिमम होती है, यानी उसकी वर्किंग सबसे अच्छी होती है। उस कैटलिस्ट के उस टेम्परेचर को हम बोलते हैं ऑप्टिमम टेम्परेचर, जो कि हर कैटलिस्ट का अलग अलग होगा। जैसे हमारी ह्यूमन बॉडी है, हम लोगों की जो बॉडी है वो 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे सबसे अच्छा वर्क करती है। जो टेम्परेचर होता है उधर अक्टूबर के आसपास, दिवाली जब आने वाली होती है उस टाइम पर, या उधर फरवरी के मौसम में जब ठंड का मौसम जा रहा होता है, गर्मियों का आ रहा होता है, बसंत ऋतु जिसका आप बोलते हो, फरवरी वाला मौसम सबसे अच्छा होता है हमारी बॉडी की एक्टिविटी के, या उधर अक्टूबर नवंबर वाला मौसम। इसीलिए एग्जाम फरवरी के बाद होते हैं कि बच्चा फरवरी में ढंग से पढ़ाई कर ले। यही रीजन है कि फरवरी के बाद एग्जाम इंडिया में कंडक्ट कराए जाते हैं, क्योंकि उस समय हम लोगों की बॉडी की एक्टिविटी बहुत, जैसे इस समय टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है 40, 43, 45, तो हम अनकंफर्टेबल फील करते हैं। हम लोगों की इस समय एक्टिविटी कम है। बहुत ठंड जब पड़ रही होती है तो भी हम लोगों की एक्टिविटी कम है। यानी मैंने कहने की कोशिश ये करी कि हर कैटलिस्ट का एक पर्टिकुलर टेम्परेचर होता है, उस टेम्परेचर पर उस कैटलिस्ट की एक्टिविटी सबसे ज़्यादा होती है। दिस टेम्परेचर इज नोन एज ऑप्टिमम टेम्परेचर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि हाईली स्पेसिफिक फिनोमिना होता है कैटालिसिस। हाईली स्पेसिफिक जो वर्ड है केमिस्ट्री में तो हम यही यूज करते हैं, इसका मैं आपको मीनिंग समझा रहा हूं। जैसे ताला और चाबी का केस ले लो, हर ताले की चाबी अलग होती है, हर ताले की चाबी अलग होती है। वो दूसरी बात है, एक साथ हम ताला खरीदने जाते हैं तो हमको 3 चाबी या 2 चाबियों का एक साइड मिलता है, लेकिन हर ताले की चाबी अलग होती है। बहुत रेयर केस में ऐसा होता है कि एक चाबी से कई ताले, एक दो मतलब केस में ऐसा मिल जाएगा कि एक ही चाबी से 2 ताले खुल गए। बहुत आप ट्राई करोगे 1000-2000 ताले तब कहीं ऐसा चांस मिलेगा। जनरली आप कह सकते हो कि हर ताले की चाबी जैसे अलग होती है, वैसे ही हर रिएक्शन का कैटलिस्ट भी अलग होता है। और कोई कैटलिस्ट जनरली एक ही रिएक्शन में कैटलिस्ट की तरह काम करता है। डिफरेंट रिएक्शंस के लिए कैटलिस्ट डिफरेंट हमको लेने पड़ते हैं। बहुत रेयर केस में 1-2 एग्जाम्पल आपको ऐसे मिल सकते हैं जिनमें एक ही कैटलिस्ट 2 रिएक्शन में काम कर रहा है। जैसे कोई रिएक्शन है 2KClO3, इस रिएक्शन को अगर आप देखोगे तो यहाँ पर जो कैटलिस्ट है MnO2, कोई और डालोगे तो वो कैटलिस्ट की तरह काम नहीं करेगा। इसलिए हर रिएक्शन का कैटलिस्ट अलग होता है। इसको हम बोलते हैं द फिनोमिना ऑफ कैटालिसिस इज हाईली स्पेसिफिक इन नेचर। यहाँ पर देखो बच्चों, पोटेशियम क्लोराइड की रेट इसने बढ़ाई तो ये पॉजिटिव कैटलिस्ट भी हुआ। ये सॉलिड है, ये सॉलिड है, दोनों सॉलिड है, फिजिकल स्टेट सेम है, तो यहाँ पर ये होमोजीनियस कैटलिस्ट का भी एग्जाम्पल हुआ। नेक्स्ट है, कुछ कंपाउंड कैटलिस्ट की एक्टिविटी बढ़ा देते हैं, उनको हम बोलते हैं प्रोमोटर, कुछ कम कर देते हैं, उनको हम बोलते हैं पॉइजन। अब कैटलिस्ट किसी रिएक्शन की रेट कैसे बढ़ाता है या घटाता है, केमिकल काइनेटिक्स में आपने पढ़ा था एक्टिवेशन एनर्जी। ये थ्रेशोल्ड एनर्जी है, ये एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट थी, इतनी थी एक्टिवेशन एनर्जी, ये बना प्रोडक्ट। हमने आपको बताया था कि अगर लो होती है एक्टिवेशन एनर्जी तो रिएक्शन फास्ट होती है, और एक्टिवेशन एनर्जी अगर ज्यादा होती है तो रिएक्शन स्लो होती है। कम रिएक्शन गेन करना आसान होता है और ज्यादा रिएक्शन गेन करना मुश्किल होता है। कैटालिस्ट क्या करता है, एक ऐसा नया पाथ प्रोवाइड कर देता है, ये वाली, ये जो एक्टिवेशन एनर्जी है EA', ये है विद कैटालिस्ट, विद
और ये वाली जो थी, ये वाला रास्ता था विदाउट कैटलिस्ट। तो पॉजिटिव कैटलिस्ट जो होते हैं वो रिएक्टेंट के लिए एक ऐसा नया पाथ प्रोवाइड करते हैं जिस पाथ की एक्टिवेशन एनर्जी लो होती है, इसलिए रिएक्शन फास्ट हो जाती है। और जो नेगेटिव कैटलिस्ट है वो एक ऐसा नया पाथ प्रोवाइड करेंगे जिसकी एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा होगी। कैटलिस्ट किसी रिएक्शन की इक्विलिब्रियम स्टेट पे भी कोई फर्क नहीं डालता है, क्योंकि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है, इट इज द रेशियो ऑफ रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन टू द रेट कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। इसका सही वर्ड होता है रिवर्स रिएक्शन, हम फिलों में उसको बैकवर्ड रिएक्शन टर्म यूज कर लेते हैं। अगर कैटलिस्ट फॉरवर्ड रिएक्शन के रेट को बढ़ा रहा है तो जाहिर सी बात है रिवर्स रिएक्शन की रेट भी बढ़ जाएगी। कैटलिस्ट अगर फॉरवर्ड रिएक्शन के रेट को कम कर रहा है तो रिवर्स रिएक्शन की रेट भी कम हो जाएगी, यानी दोनों केसेस में इक्विलिब्रियम जल्दी एस्टेब्लिश हो जाएगा, मगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की न्यूमेरिकल वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये डबल हुआ तो ये भी डबल हो गया, ये हाफ हुआ तो ये भी हाफ हो गया, यानी इक्विलिब्रियम पर कैटलिस्ट का कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये थी प्रॉपर्टीज ऑफ कैटलिस्ट। अब बच्चों एक इसमें टर्म आती है एडजॉर्प्शन थ्योरी, मॉडर्न एडजॉर्प्शन थ्योरी। एडजॉर्प्शन थ्योरी ये कहती है कि रिएक्टेंट की सरफेस पे, ये कैटलिस्ट है, ये कौन है, इस पर ये दो रिएक्टेंट हैं ए और बी, ये आए एडजॉर्ब होंगे। एडजॉर्प्शन ऑफ रिएक्टेंट्स ऑन द सरफेस ऑफ कैटलिस्ट। सबसे पहले स्टेप में रिएक्टेंट की सरफेस पे ढेर सारी फ्री वैलेंसी होती हैं। इन फ्री वैलेंसी को एक्टिव साइट बोलो या फ्री वैलेंसी बोलो, एक ही बात है। इन पे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल आएगा और आके हो जाएगा एडजॉर्ब। इन फ्री वैलेंसी पर रिएक्टेंट एडजॉर्ब हो गया, मान लो ये एडजॉर्ब हो गया। अब यहीं पे बन जाएगा प्रोडक्ट उसकी सरफेस पे, फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। अब ए और बी में बॉन्ड बन जाएगा, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो गया। ये अब डिजॉर्प्शन, प्रोडक्ट बन गया, अब वो इसकी सरफेस से अलग हो जाएगा। अलग होने को बोलते हैं एडजॉर्प्शन के उल्टे को डिजॉर्प्शन। ये बन गया प्रोडक्ट और रिएक्टेंट फिर से फ्री हो गए। यही साइकिल बार बार चलती रहेगी। दिस इज द मॉडर्न एडजॉर्प्शन थ्योरी ऑफ एडजॉर्प्शन ऑफ अ गैस ऑन अ सॉलिड सरफेस। ये था। तो कैटलिस्ट कैसे काम करता है, ये कैटलिस्ट है, ये रिएक्टेंट है। सबसे पहले ये इसकी सरफेस पे आते हैं, सरफेस पे आ गए, एडजॉर्प्शन हो गया। अब यहां सरफेस पे बन जाएगा प्रोडक्ट, ए और बी के बीच में देखो बन गया प्रोडक्ट। अब ये प्रोडक्ट यहां से अलग हो जाएगा, उसको हम बोलेंगे डिजॉर्प्शन ऑफ प्रोडक्ट फ्रॉम द सरफेस ऑफ कैटलिस्ट। अब ये प्रोडक्ट अलग हो गया, कैटलिस्ट फिर से यहीं पे आ गया। यही साइकिल बार बार चलती रहती है। जब इनकी ये फ्री बैलेंसिंग धीरे धीरे कम होने लगती है, इन पे कोई एक ऐसा कंपाउंड आके बैठ जाता है जो इसको सेटिस्फाई कर देता है, तब इसकी एक्टिविटी कम हो जाती है। तब हम इसमें मिलाना शुरू करते हैं प्रमोटर, वो कैटलिस्ट की एक्टिविटी को बढ़ाता है। ये था हमारा एडजॉर्प्शन थ्योरी। कैटलिस्ट टॉपिक हमारा खत्म हो गया। इसमें था सबसे पहले कैटलिस्ट की डेफिनेशन, फिर 4 टाइप हमने पढ़े, पॉजिटिव कैटलिस्ट, नेगेटिव कैटलिस्ट, ऑटो कैटलिस्ट और इंड्यूस्ड कैटलिस्ट। फिर हमने पढ़ा होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट, फिर पढ़ा प्रमोटर एंड पॉइजन, फिर हमने पढ़ा प्रॉपर्टीज ऑफ कैटलिस्ट। 6-7 पॉइंट थे
कि वो किसी भी रिएक्शन को स्टार्ट नहीं करता है, रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है, हाईली स्पेसिफिक फिनोमिना होता है। इसका मतलब समझना है कि हर रिएक्शन का कैटलिस्ट अलग अलग होता है। एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे सबसे अच्छा वर्क करता है, उसको हम बोलते हैं ऑप्टिमम टेम्परेचर। पॉइजन इसकी एक्टिविटी कम कर देते हैं, प्रोमोटर इसकी एक्टिविटी बढ़ा देते हैं। कैटलिस्ट जो पॉजिटिव कैटलिस्ट होते हैं वो एक नया पाथ प्रोवाइड करते हैं ऑफ लो एक्टिवेशन एनर्जी, और जो नेगेटिव कैटलिस्ट होते हैं वो एक नया पाथ प्रोवाइड करते हैं ऑफ हाई एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, कैटलिस्ट किसी रिएक्शन की इक्विलिब्रियम स्टेट पर कोई फर्क नहीं डालता है, क्योंकि अगर ये फॉरवर्ड रिएक्शन को कैटलाइज करेगा तो रिवर्स रिएक्शन ऑटोमेटिकली कैटलाइज हो जाएगी, चाहे वो पॉजिटिव सेंस में हो रही हो या नेगेटिव सेंस में हो रही हो। ये थे हमारे कैटलिस्ट टॉपिक। अब इसमें एक आता है एंजाइम्स कैटलिस्ट। एंजाइम कैटलिस्ट, एंजाइम कैटलिस्ट हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप इतने नोट्स कंप्लीट करो बच्चों और बार बार इनको नोट्सों को पढ़ो। ठीक है, थैंक यू।